ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। अगर सीरीज़ में हम चले तो हमारा होगा ये चैप्टर नंबर 6 और जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जेनेटिक में देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप समझ गए, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करना। मॉलिक्यूलर बेसिस, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे कि प्रिंसिपल क्या है, अब है मॉलिक्यूलर बेसिस की ऐसी क्या चीज़ है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है और सारे कैरेक्टर्स को सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? जेनेटिक मटेरियल, द सब्सटेंस विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो एक से नेक्स्ट में पास हो जनरेशन में, उसे हमने नाम दे दिया जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल आज के दिन हमें पता है कि डीएनए है, लेकिन ये चीज़ प्रूफ कैसे हुई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? स्टार्टिंग में डीएनए को, प्रोटीन को, आरएनए को, इन सबको जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को, इन सबको जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया था। लेकिन उस चीज़ के में कंफर्म कैसे किया गया कि यही जेनेटिक मटेरियल है? कि बाकी सारी चीज़ें भी तो हैं, कंपोनेंट है जो क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो वो क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे? ये तो आज के दिन हमें पता है कि डीएनए है, लेकिन वो चीज़ प्रूफ कैसे हुई? उस प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। ग्रिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं जिनसे ये प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफ्थ बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकस। कोकस मतलब सर्कुलर शेप के कारण, स्फेरिकल शेप के कारण इसे कॉमनली न्यूमोकोकस भी बोल देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका साइंटिफिक नेम है। ये निमोनिया कॉज करता है। दिस बैक्टीरिया हैज 2 स्ट्रेन, इसके 2 स्ट्रेन हैं। एक है आपके पास एस स्ट्रेन, कैपिटल एस ही मेंशन करना है आपको और कैपिटल आर ही मेंशन करना है। एस मीन स्मूथ और वर्लियंट स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन नाम दे सकते हो आप, और वर्लियंट जो मतलब निमोनिया कॉज कर सकती है, ज़्यादा खतरनाक वाली। आर स्ट्रेन रफ और नॉन वर्लियंट स्ट्रेन। द एस स्ट्रेन हैव स्मूथ कोटिंग। एस स्ट्रेन को स्मूथ क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की एक कोट प्रेजेंट है। एंड एबल टू कॉज निमोनिया, एनिमल्स के अंदर वो निमोनिया कोज कर सकती है, ह्यूमन के अंदर भी। और आर स्ट्रेन जो है उसके ऊपर वो ग्लाइकोप्रोटीन की कोट नहीं है, इसलिए वो उसकी रफ अपीयरेंस आती है और वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकती। ग्रिफ्थ वर्क्स ऑन माइस, उन्होंने माइस के ऊपर काम किया। ही इंजेक्ट आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू माइस, उन्होंने बैक्टीरिया की आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। विच इज नॉट एबल टू कॉज निमोनिया, जो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता था। एंड माइस एबल टू सर्वाइव, जिसके कारण माइस सर्वाइव कर सकता था। ये देखिए, ये माइस ले लिए उसने, माइस के अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन इंट्रोड्यूस किया, निमोनिया कॉजिंग नहीं था, वो सर्वाइव कर गया, जिंदा रहा। माइस के अंदर एस स्ट्रेन इंट्रोड्यूस किया, उसने निमोनिया कॉज किया और वो मर गया। माइस के अंदर उसने किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो नॉर्मली अगर इंट्रोड्यूस करवाए तो डेथ कॉज कर रहा था, हीट किल्ड, पहले उस स्ट्रेन को गर्म किया और फिर माइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो जो माइस था वो सर्वाइव कर गया। फिर उसने माइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट प्लस थर्ड, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इस तरीके से ना लिखिएगा, पूरा ही लिख लीजिएगा बेटा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को उसने इंट्रोड्यूस किया। देखो, इंडिविजुअली ये भी हार्मफुल नहीं है और ये भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब दोनों को कंबाइंड करके डाला गया तो जो माइस था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब क्या था? कोई तो ऐसी चीज थी जो इस एस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में गई, क्योंकि जिंदा तो सिर्फ आर स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन तो डेड थी। डेड एस स्ट्रेन में से कोई ऐसी चीज थी जो ट्रांसफर हुई आर स्ट्रेन में और उसने आर स्ट्रेन को भी डेथ कॉजिंग या वर्ल्युएंट बना दिया। From this he conclude that some transforming substances from the dead smooth bacteria, जो हमने अभी बात की, वो R strain के अंदर एंटर किया और उसने R strain को S strain में कन्वर्ट कर दिया। This transfer स्मूथ बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम द डेड माइस व्हेन ग्रोन इन ए कल्चर। जब इस डेड माइस को हमने कल्चर में ग्रो करवा के देखा तो उसकी बॉडी में स्मूथ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन देखने को मिला, ठीक है। दस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ परमानेंट जेनेटिक चेंज, मतलब जो चीज ट्रांसफर हुई थी हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में, उसने परमानेंटली आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। ये था एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफ्थ की प्रॉब्लम क्या रही इस एक्सपेरिमेंट में?
ग्रिफ्थ कुड नॉट नो द रोल ऑफ द माइस इन द चेंज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में माइस का क्या रोल था। रियलिटी ये थी कि माइस का कोई रोल नहीं था। व्हाट कंपोनेंट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, कि उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की ऐसी क्या चीज़ थी कि पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट था, प्रोटीन था या न्यूक्लिक एसिड था, जिसके कारण जो आर स्ट्रेन थी वो विरुलेंस बनी, जिसके कारण वो डेथ कॉजिंग बना। इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट किया एवरे और अदर्स, उसके साथ जो उसके कलीग्स थे उन्होंने, हर्ष मतलब ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ये था, एवरे और अदर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया बेटा, इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे जो हम ऊपर ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था उसके यहाँ पे ये सैंपल कलेक्ट कर लिए गए, ठीक है, और मतलब नॉर्मली, और यहाँ पे क्या डाला उसने, एस स्ट्रेन ऑफ प्रोटीन, उस एस स्ट्रेन का प्रोटीन ऐड किया, एस स्ट्रेन का पॉलीसेक्राइड ऐड किया और एस स्ट्रेन का डीएनए, मतलब यहाँ पे डाला है उसने सारा क्या सारा, ये है आर स्ट्रेन। तीनों टेस्ट ट्यूब में उसने आर स्ट्रेन ले लिया, फिर उसने एस स्ट्रेन का प्रोटीन एक में ऐड किया, एस स्ट्रेन का पॉलीसेक्राइड एक में ऐड किया और एस स्ट्रेन का डीएनए में ऐड किया। जिसमें प्रोटीन ऐड हुआ था उसमें आर स्ट्रेन ही रहा, एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। पॉलीसेक्राइड वाले में भी आर स्ट्रेन ही रहा, कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जहां डीएनए डाला था वहां आर स्ट्रेन गेट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। एवरी एंड अदर एक्सट्रैक्टेड स्मूथ वर्लिएंट बैक्टीरिया इनटू प्रोटीन। उन्होंने स्मूथ वर्लिएंट बैक्टीरिया को प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, डीएनए कंपोनेंट में अलग कर लिया और हर एक फ्रैक्शन को सेपरेटली उन्होंने क्या है, एक कल्चर मीडियम के अंदर, उस जिसके अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था के अंदर डाला। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए था वो फ्रैक्शन क्या है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, जिससे प्रूव हो रहा था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, परमानेंट चेंज करने वाला है। व्हेन डीएनए फ्रैक्शन, और भी एक्सपेरिमेंट किया गया, वाज ट्रीटेड विद द डीएनएज, एज है मतलब एंजाइम है। जब इस डीएनए फ्रैक्शन के अंदर डीएनएज एंजाइम डाला गया तो इट बिकम्स इनएक्टिव। डीएनएज एंजाइम ने डीएनए को खा लिया और डीएनए जेनेटिक मटेरियल था तो वो इनएक्टिव हो गया और इनकैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, जिसके कारण आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट वो नहीं कर पाया। इससे कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आर स्ट्रेन, ठीक है, कल्चर मीडियम से हमने डाल लिया आर स्ट्रेन, ये पॉलीसेक्राइड डाल के देख लिया, डीएनए डाल के देख लिया, इसमें डीएनए जब डाल दिया तो आर स्ट्रेन में ही ये रह गया। दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ एंड एवरे एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट नेम पे भी आ जाता है कि डिफाइन, अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो डिफाइन हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, डिफाइन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, तो आपस में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका उसमें लिखाते हैं और उसका उसमें, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। और ऑब्जेक्टिव में भी सेम चीज़ ध्यान रखना कि एक्सपेरिमेंट क्या है। हार्शे एंड चेज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1952 में उन्होंने किया यूजिंग बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, +1 में आया था हमारा, वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल पे अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कर सकता है। द बैक्टीरियोफेज वायरस है ये, अटैच ओवर द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करेगा एंड इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर, ये देखिए बेटा, ये है बैक्टीरियोफेज, ये इसका हेड रीजन, ये इसके टेल पार्ट में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, ये बाहर प्रोटीन की कोट है, ये इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज। ये दो हम बैक्टीरियोफेज लेके चलेंगे, एक को S35 सल्फर, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा है और एक को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ रखा है, S35 P32। सल्फर है प्रोटीन का पार्ट, प्रोटीन बनाने के लिए नेसेसरी, और फॉस्फोरस है जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनाने के लिए नेसेसरी, ठीक है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो नेक्स्ट प्रोजनी के अंदर ये मिलेगा S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम इजिली ट्रेस कर पाएंगे, और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है। ये इनको ग्रो करवा लिया हमने, इसको S35 वाली के अंदर और इसको फॉस्फोरस 32 के अंदर। फिर इन्हें बैक्टीरिया सेल के ऊपर रखा गया, ये देखिए ये बैक्टीरियल सेल, ये इसका न्यूक्लियोइड ई कोलाई हमने ले लिया, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम प्रॉपरली, एस्चेरिया कोलाई के ऊपर हमने इसे रख लिया। इसका जेनेटिक मटेरियल ये यहाँ एंटर कर गया है अंदर इसके। यहाँ हम क्या देखते हैं कि नए जो इतने भी बैक्टीरियोफेज यहाँ तैयार हुए, वो बैक्टीरियल सेल को फाड़ के जब इनकी ग्रो हो गई तो लाइसिन मतलब उसकी बाहर की कोट को रप्चर कर देंगे और बाहर निकला है नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे भी बाहर निकला है। और यहाँ क्या नोट किया गया कि जितने भी ये नए बैक्टीरियोफेज बने हैं इनके अंदर क्या था आपके पास, P32
2 नोट हुआ था। इसका मतलब फॉस्फोरस इनके अंदर आया और फॉस्फोरस कंपोनेंट है डीएनए का, जिससे अगेन प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। देखिए बैक्टीरियोफेज T2 हैज़ अ डीएनए कोर एंड प्रोटीन कोट। उसके पास चीज़ें हैं, एक तो ये डीएनए कोर अंदर जेनेटिक मटेरियल और उसके बाहर प्रोटीन की कोट। When it comes in contact with the living bacteria, जब वो एक लिविंग बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया तो उसका डीएनए एंटर करता है सेल के अंदर, बट इट्स प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड। ये देखिए प्रोटीन कोट बाहर रह गई, डीएनए अंदर एंटर कर गया। फॉर द कंफर्मेशन, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या किया, S35 को मतलब सल्फर 35 को टू लेबल द प्रोटीन को लेबल करने के लिए, और P32 को डीएनए को लेबल करने के लिए यूज़ किया गया। दीज बैक्टीरियोफेज जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप था, यूज टू इन्फेक्ट द नॉर्मल बैक्टीरिया, उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट किया। द प्रोटीन कोट सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, होनी थी वो अलग हो गई, एंड बीइंग लाइटर स्टे इन द सुपरनेटेंट, और एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर सुपरनेटेंट वो ऊपर ही रह गई। एंड द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेटल्स डाउन इन द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, नीचे की साइड टेस्ट ट्यूब में वो नीचे बैठ गया भारी होने के कारण। इट वॉज फाउंड दैट रेडियो एक्टिव एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट, जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो ऊपर ही रह गया क्योंकि वो अंदर एंटर ही नहीं कर सकता था, किया ही नहीं इसने एंटर। दिस शोज दैट प्रोटीन कोट डिड नॉट एंटर द बैक्टीरियल सेल, इससे प्रूव हुआ कि प्रोटीन कोट ने बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री ही नहीं की, इन्फेक्शन कॉज नहीं किया। और जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए, क्योंकि वो नेक्स्ट सेल के अंदर, नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर देखा गया, प्रोटीन तो ऊपर ही रह गया। नेक्स्ट देखिए बेटा डीएनए, जो डीएनए हम कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और सब है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी इसे कहा जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरस वगैरह कुछ के अंदर क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे एड्स वायरस, एचआईवी के अंदर, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्टली डीएनए को देखा गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था न्यूक्लियस ऑफ अ पस सेल, एक पस सेल के न्यूक्लियस से फ्रेडरिक मीशर ने निकाला था और उन्होंने इसे नाम दिया था न्यूक्लियस। लोकेशन की जब हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की फॉर्म में। एक तो जो न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है, उसके अलावा प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मेन जो उनका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियोइड का उससे अलग भी। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनेलीज में भी देखा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स होती है। इन द सोमेटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज डिप्लॉयड है, गेमेटिक सेल में ये हैप्लॉयड हो जाता है मियोसिस के कारण। जब हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है नाइट्रोजनस बेस पेयर, जो प्यूरिन और पिरामिडिन 2 हैं। प्यूरिन है AG और पिरामिडिन है CT, एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटोसिन, थायामीन, और आरएनए में इस थायामीन की जगह आ जाता है यूरासिल। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, पेंटोज शुगर, अगर आप डीएनए की बात करो तो प्रेजेंट होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए की बात करो तो डीऑक्सीराइबोज को रिप्लेस कर देगी राइबोज शुगर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक गिव्स द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, उन्होंने दिया था हेलिकल फॉर्म में, यू डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में, ये वाला मॉडल, ठीक है। विच नॉट ओनली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसने स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन किया ही किया था, साथ में क्या है कि स्पेसिफाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, उस प्रोसेस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। इस मॉडल के कुछ फीचर्स थे कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए आर हेलिकली अरेंज्ड, ये इस टाइप से एक दूसरे के साथ ये इस तरीके से, मतलब हेलिकल फॉर्म में, एक यहाँ और एक यहाँ, यूँ हेलिकल फॉर्म में ये मिलेंगी आपको। Each polynucleotide strand is made up of deoxyribose sugar connected with each through inorganic phosphate। ये देखिए, ये पूरे इस टाइप के स्ट्रैंड में ये क्या है, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये 2 शुगर आपस में अटैच हैं थ्रू द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है पूरे के अंदर, दोनों स्ट्रैंड के अंदर। डायमीटर ये फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 1 कंप्लीट स्पायरल ऑफ, ये पूरा कंप्लीट स्पायरल एक 34 एंगस्ट्रॉम का, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का ये जो गैप है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का रह जाता है आपके पास। एक में नॉर्मली हम 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर कंसिडर करते हैं, ये टाइप्स में आगे आ भी जाएगा। द हेलिकल इज जनरली राइट हैंडेड, मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट हैंडेड, और एक पॉलरिटी होती है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है 5' तो इसका दूसरा स्ट्रैंड होगा आपके पास 3'।
ये एक 3 डैश है तो दूसरा होगा 5 डैश। 5 डैश का मतलब क्या है बेटा, ये अगर पेंटोज शुगर है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर हम कार्बन की लेबलिंग करें तो 5 डैश एंड का मतलब है कि कार्बन इज फ्री एट 5th पोजीशन। 3 डैश का एंड का मतलब है कार्बन इज फ्री एट द 3rd पोजीशन। 5 डैश 3 डैश ये हमेशा अपोजिट पॉलरिटी, एक 5 डैश है तो दूसरा 3 डैश ही मिलेगा इनकी पेयरिंग के बेसिस।